हेलो क्लास 11th, वेलकम टू सनित गुरु पाठशाला। मैं हूं निकी पंडित एंड हम कर रहे हैं इक्विलिब्रियम चैप्टर और हम पहुंच चुके हैं लेक्चर नंबर 11 पे। बस 2 लेक्चर में अब ये हमारा चैप्टर जो है बेटा वो हो जाएगा फिनिश। सो आज की क्लास का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डाईपॉली बेसिक एसिड एंड डाईपॉली एसिड बेस। क्या है ये डाईपॉली बेसिक एसिड एंड डाईपॉली एसिड बेसिस? सो बेसिकली देखो, डाई का मतलब क्या होता है बच्चे? डाई का मतलब होता है 2, पॉली का मतलब क्या होता है? मोर देन 2, राइट? पॉली हो जाएगा हमारा मोर देन 2 एंड यहां पे हमें ऐसे एसिड्स लेने हैं जो बेस को न्यूट्रल कर दे। ठीक है, यहां पे हमको क्या करना है? ऐसे एसिड्स लेने हैं जो बेस को क्या कर दे? न्यूट्रल कर दे। ठीक है, तो यहां पे हमको एसिड्स लेना है, ना कि हमको बेस लेना है। इस बेस को हमको न्यूट्रल करना है। तो बेस न्यूट्रल कैसे होगा? H पॉजिटिव आयन, ठीक है, जब एसिड से रिलीज होगा तो वो बेस के साथ रिएक्ट करके बेस को न्यूट्रल कर देगा। अब देखो, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे HCl लेते हैं, है ना, तो HCl को जब हम पानी में डालेंगे तो ये किस में ब्रेक हो जाएगा? H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में ब्रेक हो जाएगा, है ना। किस में इसका ब्रेक डाउन हो जाएगा? H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में इसका ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो यहां से हमको कितने प्रोटॉन मिल रहे हैं? यहां से तो हमको एक ही H पॉजिटिव मिल रहा है। बट क्वेश्चन क्या है? डाई होना चाहिए या फिर पॉली होना चाहिए? डाई एंड पॉली, ठीक है। इसका भी हम एग्जाम्पल देखेंगे। अगर हम H2SO4 ले लेते हैं, ठीक है, अगर हमने H2SO4 ले लिया और इसको पानी के अंदर डाला, तब हम क्या देखेंगे? हाँ, यहां पे तो 2H पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव रिलीज हो रहा है। मतलब ये हमारा डाई बेसिक का एग्जाम्पल हो सकता है ना, ये हमारा डाई बेसिक एसिड का एग्जाम्पल हो सकता है। अगर पॉली के बारे में बात करें तो H3PO4, ये क्या करेगा? ये पानी में जाने के बाद 3H पॉजिटिव प्लस PO4 3 नेगेटिव रिलीज करेगा। मतलब ये किसका एग्जाम्पल है? ये हमारा ट्राई बेसिक का एग्जाम्पल है। ये हमारा हो जाएगा मोनो बेसिक, दिस इज डाई बेसिक एंड ये हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा ट्राई बेसिक का। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा ट्राई बेसिक का। समझ में आया? डाईपॉली एसिड्स बेस क्या होते हैं? यस, डाईपॉली एसिड बेसिस क्या होते हैं बेटा? यहां पे हमको ऐसे एसिड्स लेने हैं जो बेस को न्यूट्रलाइज कर दे। ठीक है, समझ में आया? तो एसिड दैट कैन रिलीज हाइड्रोनियम आयन, है ना, दैट इज कॉल्ड, अगर 2 हाइड्रोनियम आयन रिलीज करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? डाई बेसिक एसिड। ठीक है, और अगर 2 से ज्यादा करते हैं तो उसको हम बोल देंगे पॉली एसिड बेसिक। ठीक है, सो एसिड्स दैट कैन रिलीज, acids that can release 2H पॉजिटिव आयन, ठीक है, जो 2 पॉजिटिव आयन रिलीज करेंगे उनको हम क्या बोलेंगे? आर कॉल्ड डाईबेसिक एसिड and when acid release more than 2H ion, when acid release more than 2H ion, when acid release more than 2H ion, they are called polybasic एसिड। तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे पॉलीबेसिक एसिड। क्या आपको डाई एंड पॉलीबेसिक एसिड का कॉन्सेप्ट समझ में आया है? यस, क्या आपको डाईपॉलिक एसिड, नॉट एसिड, इट्स बेसिक एसिड का कॉन्सेप्ट समझ में आया है? यस, बेहद आसान है। ठीक है, क्या इतना क्लियर है? अगर एक H पॉजिटिव रिलीज करेगा तो मोनो बेसिक हो जाएगा, 2 H पॉजिटिव रिलीज करेगा तो डाई बेसिक हो जाएगा, एंड 3 H पॉजिटिव रिलीज करेगा तो
ट्राया बेसिक हो जाएगा, जो कि पॉली बेसिक के अंदर ही आने वाला है। ठीक है, अब हम ना इनका Ka कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, हम इनका क्या कैलकुलेट करेंगे बेटा? Ka कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? सोचो कैसे हम इसका Ka कैलकुलेट करेंगे। लेट्स सपोज कि हमारे पास ना एक डायाबेसिक एसिड है। ठीक है, तो उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे हो जाएगा? H2A। अब जैसे ही इसको पानी के अंदर हमने डाला, इसका डिसोसिएशन हो जाएगा H पॉजिटिव में। सबसे पहले पूरी कंप्लीटली इसका डिसोसिएशन नहीं होगा, एक ही स्टेप में, इतना याद रखना है। ठीक है, पहले H पॉजिटिव में हो जाएगा एंड देन सेकेंड टाइम में क्या हो जाएगा? यहां पे क्या बचेगा? HA। ठीक है, क्या बचेगा यहां पे? HA बचेगा। फिर अब इस HA का डिसोसिएशन हो जाएगा पानी में जाने के बाद, तो ये बन जाएगा फिर से हमारा H पॉजिटिव एंड अब यहां पे हमारा बनेगा 2 नेगेटिव। ऊपर वाले में 1 नेगेटिव, नीचे वाले में हमारा 2 नेगेटिव। फर्स्ट 1 के लिए अगर हम Ka1 कैलकुलेट करते हैं, अगर इसके लिए हम Ka1 कैलकुलेट करेंगे तो कैसे हो जाएगा? H पॉजिटिव HA नेगेटिव अपॉन H2A एंड सेकेंड वाले के लिए Ka2 कैसे कैलकुलेट करेंगे? H पॉजिटिव A2 नेगेटिव एंड HA। इस तरीके से हम Ka1 एंड Ka2 कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट? Ka1 एंड Ka2 कैलकुलेट कर सकते हैं। दोनों का Ka नेट देखें अगर हम, तो वो किसके बराबर है? ठीक है, दोनों का अगर हम Ka नेट देखें तो ये हमारा Ka1 इंटू Ka2 के बराबर हो जाएगा। यानी कि Ka इज इक्वल टू, देखो यहां पे क्या क्या चीजें हमको मिल रही है। Ka इज इक्वल टू किस किस के बराबर है? HA और HA से हमारा HA कट जाएगा, दोनों लिख लेते हैं। H पॉजिटिव HA नेगेटिव अपॉन H2A, ये हमारा Ka1 की वैल्यू हो गई, इनटू यहां पे हम क्या करेंगे? Ka2 की भी वैल्यू लिख दो, A2 नेगेटिव अपॉन HA नेगेटिव। ठीक है, HA नेगेटिव, तो यहां से हमारा Ka आ जाएगा। देखो वैल्यूज आपको ही पता है कि कौन सी वैल्यूज यहां से कट रही हैं, तो ये बन जाएगा HA पॉजिटिव का स्क्वायर A2 नेगेटिव अपॉन H2A। यहां से हमारा Ka आया है। इस तरीके से हम डायाबेसिक पॉलीबेसिक एसिड का Ka कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आ गया समझ में? तो इतना हमने डाया एंड पॉली बेसिक एसिड के बारे में जाना। नाउ अब हम जानेंगे डायपॉली एसिड बेस के बारे में, यानी कि ऐसे बेसिस जो OH नेगेटिव आयन रिलीज करे ताकि हम एसिड को न्यूट्रलाइज कर सके। ठीक है, सो यहां पे यहीं पे करते हैं। यहां होगा हमारा, किस कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं? यहां पे हम डायपॉली एसिड बेस के बारे में। सेम कॉन्सेप्ट है, डायपॉली एसिड बेस, डायपॉली एसिड एंड बेस, यानी कि बेसिस दैट रिलीज 2 OH और मोर देन 2 OH। ठीक है, तो उसको हम यही बोलेंगे। ओके, इतना सिंपल है, राइट? चलिए, सो बेसिस that release 2 OH negative, ठीक है, bases that release 2 OH negative from a single molecule, हम ये भी बोल सकते हैं ना, एक ही मॉलिक्यूल से हमको 2 OH नेगेटिव आयन मिल जाएंगे। सो बेसिस दैट रिलीज 2 OH नेगेटिव आयन फ्रॉम अ सिंगल मॉलिक्यूल, ठीक है, फ्रॉम अ सिंगल मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डाई एसिड बेस
and when more than 2 OH negative is released by bases and when more than 2 OH negative released by bases, उसको हम क्या बोल देंगे? उसको हम बोल देंगे polyacid bases. That's called polyacid bases. That's called polyacid bases. तो यहां पे क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपको कि डाई पॉली एसिड बेस, डाई पॉली बेसिक एसिड, ये क्लियर है क्या नहीं है, राइट? अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो एसिड की स्ट्रेंथ को अफेक्ट करते हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है? फैक्टर अफेक्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, तो यहां पे दो मेजर फैक्टर्स के बारे में हम बात करेंगे. वन इज बॉन्ड स्ट्रेंथ, सेकेंड वन इज बॉन्ड पोलैरिटी. पहला है हमारा बॉन्ड स्ट्रेंथ. बॉन्ड स्ट्रेंथ से हम एसिडिक कैरेक्टर के बारे में कैसे बता सकते हैं, आप खुद सोचो. देखो, अगर हम टॉप टू बॉटम के बारे में बात करते हैं, ठीक है, अगर हम टॉप टू बॉटम के बारे में बात करते हैं तो बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो कम होती है कि बढ़ती है? खुद सोचो. टॉप टू बॉटम के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, यानी कि आप पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे आ रहे, लेट्स सपोज कि हमने हेलोजन ग्रुप ले लिया, ठीक है, यहां पे HF है, HCl, HBr एंड HI, ठीक है, ये हमारा हो रहा है. तो यहां पे बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी, किसकी कम होगी? देखो, जिसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी उसको तोड़ना बहुत टफ हो जाएगा, उसको तोड़ने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, राइट? जब उसको तोड़ने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, आप खुद सोचो, जब उसको तोड़ने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी तो H आयन रिलीज ही नहीं हो पाएगा. जब H आयन रिलीज ही नहीं हो पाएगा तो वो अच्छा एसिड नहीं कहलाएगा. हम कब बोलते हैं कि कोई भी सब्सटेंस अच्छा एसिड है? जितनी जल्दी कोई कंपाउंड अपना H पॉजिटिव आयन रिलीज कर दे, जितनी जल्दी कोई मॉलिक्यूल अपना H पॉजिटिव आयन रिलीज कर दे, वो उतना अच्छा एसिड कहलाता है. अगर बहुत समय लग रहा है किसी मॉलिक्यूल को, किसी कंपाउंड को H पॉजिटिव को रिलीज करने में, दैट मीन्स वो अच्छा एसिड नहीं है, ठीक है, वो अच्छा एसिड नहीं है. तो अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बात करें बेटा, तो यहाँ पे HI का स्ट्रेंथ जो है, एसिडिक स्ट्रेंथ इज मोर देन HBr, देन HCl, देन HF. क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो, HF के बारे में अगर हम पहले बात करें, ठीक है, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन दोनों के दोनों कैसे एटम है? एकदम छोटे छोटे से एटम है ना? हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन बोथ आर स्मॉल एटम. दोनों के दोनों कैसे एटम है? दोनों के दोनों छोटे छोटे एटम है. एंड हाइड्रोजन जो है वो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, वेयर एज फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. हाइड्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव वेयर एज फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. जबकि फ्लोरीन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है. अब इनके बीच में बहुत तगड़ी पोलैरिटी है, ठीक है, इनके बीच में कैसे बहुत तगड़ी पोलैरिटी है. और फ्लोरीन क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो हाइड्रोजन को छोड़ के भागने की कोशिश नहीं करेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा उनके पास, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा. और अभी मैंने आपको वही बताया था, अगर हमारा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो उसको ब्रेक करने के लिए रिक्वायर्ड ह्यूज एनर्जी है ना. उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमको ज्यादा से ज्यादा एनर्जी चाहिए होगा, ताकि हमारे पास जो H है और जो F है वो अलग हो सके, H और F जो है वो अलग हो सके. तो अब तो देखो बहुत मुश्किल लग रहा है कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन अलग अलग होंगे और इस मॉलिक्यूल से H पॉजिटिव आयन यानी कि प्रोटॉन रिलीज हो पाएगा. ये बेहद मुश्किल है ना, ये बेहद मुश्किल है. लेकिन अगर हम HI के बारे में बात करते हैं, ठीक है, अगर जो हम
HI के बारे में बात करते हैं तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये आप देखो, अगर हम बेटा HI के बारे में बात करते हैं, वेयर एज इन HI, whereas in HI hydrogen is extremely small and iodine is very large, है ना, हाइड्रोजन यहां पे बहुत छोटा है, हाइड्रोजन इज very small and iodine is very large. हाइड्रोजन बहुत ज्यादा छोटा है और आयोडीन जो है वो बहुत ज्यादा लार्ज है एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है। अब देखो एक छोटा सा एटम है और एक बड़ा सा एटम है, तो इसका जो न्यूक्लियस है और इसके जो न्यूक्लियस है, इनके बीच में देखो इसका जो न्यूक्लियस है ये इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ना अच्छे से होल्ड नहीं कर पाएगा, है ना, इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अच्छे से होल्ड नहीं कर पाएगा, राइट। तो इनके बीच का जो बॉन्ड होगा ना वो बहुत ज्यादा वीक हो जाएगा, हाइड्रोजन एंड आयोडीन का जो बॉन्ड है वो बहुत ज्यादा वीक हो जाएगा। जबकि हाइड्रोजन और फ्लोरीन की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस है वो फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकता है, फ्लोरीन का जो न्यूक्लियस है वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को बहुत आसानी से अट्रैक्ट कर सकता है और इनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन जाता है, ठीक है, इनके बीच में क्या बन जाता है, एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनता है। इतना समझ में आ रहा है, लेकिन यहां पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला, है ना, हाइड्रोजन जो है वो बहुत छोटा होता है, आयोडीन जो है वो बहुत बड़ा है एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, तो अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक होगी तो वो इजीली ब्रेक हो जाएगा कम एनर्जी में, ठीक है। अगर जो हमारी बॉन्ड स्ट्रेंथ, अगर हमारा बॉन्ड जो है वो वीक होगा तो इजीली ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, अगर हमारा बॉन्ड वीक होगा तो इजीली ब्रेक हो जाएगा, इजीली ब्रेक इन लेस एनर्जी, बस हमें उसे ज्यादा एनर्जी देने की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी ही एनर्जी में इसका ब्रेकडाउन पॉसिबल हो जाएगा। तो ये हमने देखा था कब, दिस इज टॉप टू बॉटम, ठीक है, ये हमारा टॉप टू बॉटम है। अब अगर जो हम लेफ्ट टू राइट के बारे में बात करें, ठीक है, लेफ्ट टू राइट के बारे में बात करें, जैसा अभी दो फैक्टर बताया था, वन फैक्टर इज बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड द सेकेंड फैक्टर इज बॉन्ड पोलैरिटी, है ना, बॉन्ड स्ट्रेंथ हमने डिस्कस कर लिया, बॉन्ड पोलैरिटी के बारे में डिस्कस करते हैं, बॉन्ड पोलैरिटी, ठीक है, बॉन्ड पोलैरिटी के लिए हमें जाना पड़ेगा लेफ्ट टू राइट, कहां जाना पड़ेगा हमको, लेफ्ट से राइट की तरफ जाना पड़ेगा, चलो चलते हैं, लेफ्ट टू राइट चलते हैं फॉर बॉन्ड पोलैरिटी। क्या होता है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, यही है, कंपाउंड बनाएंगे, जैसे कि CH4, NH3, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन के लिए वाटर एंड फ्लोरीन का चलो HF। किसकी पास ज्यादा पोलैरिटी है, कौन ज्यादा पोलर है, देखो यहां पे कार्बन और हाइड्रोजन की जो पोलैरिटी होती है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, ठीक है, कार्बन एंड हाइड्रोजन की जो पोलैरिटी है यहां पे वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, जिसकी वजह से ये हमें पोलर नजर नहीं आता है, बहुत हल्का फुल्का पोलर होगा, लीस्ट पोलर ये बोल सकते हैं, लीस्ट पोलर है, ठीक है। अगर ये बहुत कम पोलर है तो क्या पानी में ये आसानी से डिसॉल्व हो जाएगा, ये बता दो, क्या पानी में ये आसानी से डिसॉल्व हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि पानी तो हमारा पोलर है, ये सब्सटेंस हमारा नॉन पोलर है या फिर बहुत कम पोलर हो जाएगा, तो ये पानी में आसानी से डिसॉल्व नहीं हो पाएगा, बिकॉज पोलर डिसॉल्व इन पोलर एंड नॉन पोलर डिसॉल्व इन नॉन पोलर, लाइक डिसॉल्व लाइक का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगने वाला है, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि पूरे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज, ठीक है, फोन आप सबको पता है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, तो सबसे ज्यादा अगर हम हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव के बारे में बात करें तो फ्लोरीन हमारा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये हमारा हाई पोलर हो जाएगा, बहुत ज्यादा पोलर है,
ठीक है, तो ये पानी में जाने के बाद इजीली डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक है, हाईली पोलर है तो ये इजीली डिसोसिएट इन वाटर, ये पानी में जाने के बाद बहुत आसानी से डिसोसिएट हो जाएगा। जबकि अगर हम CH4 के बारे में बात करें तो ये हमारा लीस्ट पोलर है, ठीक है, इट रिक्वायर्ड मोर एनर्जी, ठीक है, एंड इट इज वेरी टफ टू डिसोसिएट, वेरी टफ टू डिसोसिएट, ठीक है, ये डिसोसिएट करना बेहद टफ हो जाएगा। तो अगर हम यहां पे पोलैरिटी के बेस के बारे में बात करें, पोलैरिटी के बेसिस पे अगर आंसर करें, है ना, तो कौन सा फैक्टर, देखो HF इज इजीली सॉल्युबल देन H2O देन NH3 एंड देन CH4, डिपेंड करता है कि कौन पोलर नेचर का है एंड कौन नॉन पोलर नेचर का है, ठीक है, कौन पोलर नेचर का है एंड कौन नॉन पोलर नेचर का है। क्या इतना समझ में आया? यस, चलिए नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, अगेन यहां से क्वेश्चन आएगा, इजी टॉपिक है, 5 मिनट में हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। क्या है क्वेश्चन? कॉमन आयन इफेक्ट। क्या है कॉमन आयन इफेक्ट? सो सबसे पहले ये जानिए कि कॉमन आयन इफेक्ट किसके लिए लगता है। सो स्पेसिफिकली कॉमन आयन इफेक्ट जो है वो वीक एसिड एंड वीक बेसिस के लिए होता है, ठीक है, फॉर वीक एसिड एंड बेसिस, फॉर वीक एसिड एंड बेसिस, ठीक है, फॉर वीक एसिड एंड बेसिस। चलिए तो हम एक वीक एसिड ले लेते हैं, ठीक है, हमने यहां पे CH3COOH एक वीक एसिड ले लिया। हमें देखो पता है, ऑलरेडी हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़कर आ चुके हैं कि जो वीक एसिड होते हैं ना वो 5 to 10% ही डिसोसिएट करते हैं एंड देन उसके बाद इक्विलिब्रियम आ जाता है, ठीक है, तो इनका डिसोसिएशन हुआ और ये हमारा आ जाएगा CH3COO नेगेटिव में, H पॉजिटिव प्लस CH3COO नेगेटिव, ये हमारा एक वीक एसिड है। कॉमन आयन इफेक्ट में आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि हम जो वीक एसिड लेंगे, है ना, हम जो एक वीक एसिड लेंगे और यहां पे जो हमको आयंस मिल रहा है, ठीक है, इसके बाद हम जो स्ट्रॉन्ग सॉल्ट लेंगे उसमें भी हमें सेम आयन मिलना चाहिए, कॉमन आयन मिलना चाहिए, और उसी कॉमन आयन की वजह से हमको ये इफेक्ट देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो कॉमन आयन के लिए हम ऐसा कौन सा सॉल्ट ले ले? CH3COONA, ये हमने सॉल्ट लिया, ठीक है, ये हमारा सॉल्ट है। जैसे ही ये पानी के अंदर जाएगा इसका 100% डिसोसिएशन हो जाएगा, किसमें? Na पॉजिटिव एंड CH3COO नेगेटिव। सारी चीजें एक ही जगह पे हो रही है। अब दोबारा से इसको ध्यान से सुनो। सबसे पहले हमने वीक एसिड लिया, पानी के अंदर डालेंगे, उसका डिसोसिएशन सिर्फ 5 से 10% होगा, किसमें वो ब्रेक डाउन हो जाएगा? H पॉजिटिव एंड CH3COO नेगेटिव में, ठीक है। फिर हमने ऐसा सॉल्ट लिया जिसमें हमको कॉमन आयन मिल सके, तो उसके लिए हमने यहाँ पे CH3COONA ले लिया। अब ये क्या होता है, ये जो सॉल्ट है ये 100% डिसोसिएट हो जाएगा पानी में जाने के बाद, एंड ये हमारा इरिवर्सिबल रिएक्शन, यानी कि सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन जाएगी, यहां से रिएक्शन बैकवर्ड नहीं हो पाएगी, ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग वाले में एप्लीकेबल नहीं होता। तो इसका ब्रेक डाउन हो गया Na पॉजिटिव एंड CH3COO नेगेटिव में। अब होगा क्या? अकॉर्डिंग टू ली चेटिलायर प्रिंसिपल, उन्होंने हमको क्या बताया कि जिधर साइड हमें प्रोडक्शन ज्यादा दिखता है, ठीक है, तो वो क्वांटिटी दूसरी साइड शिफ्ट हो जाती है। अगर रिएक्टेंट की क्वांटिटी ज्यादा है प्रोडक्ट की क्वांटिटी से, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी। लेकिन अगर प्रोडक्ट की क्वांटिटी ज्यादा है रिएक्टेंट की क्वांटिटी से, टू मेंटेन इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट जो है वो वापस से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहां पे हो क्या रहा है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डालने से, देखो पहले वीक एसिड था हमारे पास, मान के चलो कि ये हमको 5% मिला, ठीक है, और इनके बीच में इक्विलिब्रियम बन गया, कोई बात नहीं। लेकिन जैसे ही इसके अंदर हमने ये सॉल्ट डाला, इसने 100% डिसोसिएशन कर दिया, और अब हमको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे? अब हमें ये दिख रहा है कि प्रोडक्ट साइड
कितना सारा CH3COO नेगेटिव हो गया है, कितना सारा CH3COO नेगेटिव हो गया, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यहाँ पे कार्बोक्सिलेट आयन इज मोर इन प्रोडक्ट साइड, तो रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना शुरू कर देगी, है ना, रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना शुरू कर देगी। लेकिन यहां तो बैकवर्ड जाने का ऑप्शन ही नहीं है ना, यहां पे तो बैकवर्ड जाने का ऑप्शन ही नहीं है, तो कहां से बैकवर्ड जाएगी, यहां से, मतलब जितना प्रोडक्ट बना था, मान लो 5% बना था, अब इक्विलिब्रियम अचीव करने के चक्कर में जितना बना था ना उतना भी वो वापस से रिएक्टेंट में बन जाएगा, तो इनका तो नुकसान हो जाएगा। ठीक है, यहां पे क्या होता है, यहां पे डिक्रीज होता है ना, देयर इज डिक्रीज इन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्यों? क्योंकि हमने इसमें एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया जिसके पास कॉमन आयन था, तो उस कॉमन आयन की वजह से इनका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वीक एसिड का वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, समझ में आया? सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया है उसको मैं आपको लिखवा दूं। हमने क्या किया, वीक एसिड ले लिया, या फिर आप उसकी जगह वीक बेस भी ले सकते थे। ठीक है, एंड उसमें हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे। ठीक है, इन वीक एसिड और बेस, इन वीक एसिड और बेस put strong electrolyte, put strong electrolyte, इसके अंदर हम strong electrolyte डालेंगे। ठीक है, in both weak acid and weak base, दोनों का कॉन्सेप्ट हम समझेंगे। ठीक है, भी हम weak acid का कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। ठीक है, strong electrolyte in both weak acid and weak base, and जो हम strong electrolyte लेंगे that must have a common ion। ठीक है, एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट must have same common ion। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के पास सेम कॉमन आयन होना चाहिए, एंड इसी सेम कॉमन आयन की वजह से क्या हो जाता है, देयर इज डिक्रीमेंट इन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, सो इसी की वजह से क्या हो जाएगा, और सीधा सीधा हम यहां पे क्या लिख देंगे, द डिक्रीज इन degree of dissociation, the decrease in degree of dissociation of weak electrolyte। ठीक है, degree of dissociation of weak electrolyte due to the addition of strong electrolyte। ठीक है, due to the addition of strong electrolyte, due to the addition of strong electrolyte, and that जो strong electrolyte है that have a common ion in it, that have a common ion in it। ठीक है, उसके पास कॉमन आयन होना चाहिए, उसके पास क्या होना चाहिए बेटा, उसके पास कॉमन आयन होना चाहिए। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखें, एक और एग्जाम्पल देख लेते, जैसे भी हमने ये एसिड के लिए पढ़ा। ठीक है, नाउ अगर हम बेस के बारे में सोचे, अगर जो हम यहां पे बेस के बारे में सोचे, लेट्स सपोज हमने एक वीक बेस ले लिया, NH4OH, ये वीक बेस है, 5 से 10% ही इसका डिसोसिएशन हो पाएगा। NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में इसका डिसोसिएशन हो गया। अब इसी के अंदर हम एक ऐसा स्ट्रॉन्ग सॉल्ट डाल देंगे, ऐसा एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाल देंगे जिसके पास कॉमन आयन होगा, है ना। ठीक है, जिसके पास क्या होगा, कॉमन आयन होगा। तो हमने ले लिया NH4Cl। अब जैसे ही ये पानी के अंदर गया, इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 100% डिसोसिएशन हो जाएगा। किसमें, ये देख लो, NH4 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में।
किसमें इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा? NH4 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा। क्या इतना क्लियर है? जल्दी बता दीजिए, क्या इतनी चीजें क्लियर हैं? तो ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल हो गया कॉमन आयन इफेक्ट का। एग्जाम में आता है तो एज इट इज आपको ही बताना पड़ेगा कि कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से क्या होता है। कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से जो हमारा वीक एसिड का डिसोसिएशन हुआ होता है वो और भी डिक्रीज हो जाता है, यानी कि देयर इज डिक्रीज इन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट जब हम उसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर देते हैं। ठीक है, आ गया इतना समझ में? नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट एंड देयर पीएच। हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट एंड देयर पीएच। ठीक है, सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस हम करते हैं। ठीक है, सॉल्ट का हम क्या करते हैं? हाइड्रोलिसिस करते हैं। हमें पता है कि सॉल्ट बनता कैसे है? एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर। कैसे बनेगा सॉल्ट? एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर। अब जब यही सॉल्ट को हम पानी के अंदर डालेंगे, इसी सॉल्ट को जब हम पानी के अंदर डालेंगे, when salt dissolve in water, तो हमें दो चीज देखने के लिए मिलेगी। when salt dissolve in water, ठीक है, it can show hydration और hydrolysis। ठीक है, when salt dissolve in water, it can show hydrolysis। ठीक है, ये हाइड्रोलिसिस शो कर सकता है और हाइड्रेशन। एंड ये हमारा हाइड्रेशन शो कर सकता है। क्या होता है हाइड्रोलिसिस, क्या होता है हाइड्रेशन, इसके बारे में जरा बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पे देखेंगे हाइड्रेशन क्या होता है एंड देन हाइड्रोलिसिस क्या होता है। अब देखो दोनों पानी का ही कॉन्सेप्ट है ना, यहां पे दोनों के दोनों पानी का ही कॉन्सेप्ट है। हाइड्रेशन में क्या होता है? जब सॉल्ट पानी के अंदर जाता है तो वो अपने आप को हाइड्रेट कर लेता है। ठीक है, वो जाके पानी से रिएक्ट नहीं करता, वो सिर्फ अपने आप को हाइड्रेट कर लेता है पानी की प्रेजेंस में, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने केटायन और एनायन में डिसोसिएट हो जाता है। ठीक है, तो हाइड्रेशन में क्या हो जाएगा? सॉल्ट बिकम हाइड्रेटेड और अटैच्ड विद वाटर मॉलिक्यूल। सॉल्ट बिकम हाइड्रेटेड और अटैच विद वाटर मॉलिक्यूल। सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल के साथ अटैच होता है, उनके साथ ये रिएक्शन नहीं करता। जैसे कि NaCl, NaCl को जैसे ही हम पानी के अंदर डालेंगे, ये हमारा Na पॉजिटिव एक्वस प्लस Cl नेगेटिव एक्वस बना देगा। ठीक है, क्या बना देगा? Na पॉजिटिव एक्वस एंड Cl नेगेटिव एक्वस बना देगा। दिस इज कॉल्ड हाइड्रेशन। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? इसको हम बोलेंगे ये है हमारा हाइड्रेशन। ठीक है, ये है हमारा हाइड्रेशन। लेकिन वहीं यहां पे अगर हम हाइड्रोलिसिस के बारे में बात करें तो पहले हाइड्रोलिसिस में क्या होता है कि सबसे पहले तो वो हाइड्रेट होगा, हाइड्रेट होने के बाद वो वाटर के बॉन्ड को ब्रेक करके उनके साथ भी रिएक्ट कर लेगा। ठीक है, वाटर के बॉन्ड को ब्रेक करके ये उसके साथ भी रिएक्ट कर लेगा। जैसे कि CH3COOH को हमने डाला पानी के अंदर, डाल दिया है ना, यहाँ पे H नहीं लेते, Na ले लेते, सॉल्ट लेते, सॉल्ट ही तो लेना था, हाँ सॉल्ट लेना था हमने, यहाँ पे भी सॉल्ट ले लिया। इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा CH3COO नेगेटिव एक्वस। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे हमें Na पॉजिटिव मिल जाएगा। लेकिन ये चीज यहाँ पे स्टॉप नहीं होगी। यहाँ पे देखो, यहीं पे रिएक्शन रुक गई है ना, यहाँ पे यहीं पे रिएक्शन रुक गई, लेकिन यहाँ पे रिएक्शन नहीं रुकेगी। फर्दर अब ये पानी के साथ जाके रिएक्ट करेगा एंड इट फॉर्म एसिड एंड बेस। ठीक है, ये किस चीज का फॉर्मेशन करेगा? CH3COOH प्लस NaOH। ये फर्दर एसिड एंड बेस बना देगा व्हेन इट रिएक्ट विद वाटर। ठीक है, व्हेन इट रिएक्ट विद वाटर।
ओके अब यहां पे एक चीज आपको पता है क्या देखनी है कि रिएक्शन जो है ये फर्दर रिएक्ट कर रही है ना, ये रिएक्शन जो है वो फर्दर हमारा यहाँ पे रिएक्ट कर रही है। तो किस टाइप का सॉल्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे, यहाँ पे रिएक्शन एक पॉइंट पे आके रुक गई है, तो यहाँ पे किस टाइप का हम सॉल्ट यूज करेंगे। तो देखो यहाँ पे कंप्लीट आयोनाइजेशन हो गया, अब वापस जाने का इनके पास कोई रास्ता नहीं है हाइड्रेशन के केस में, तो हमेशा हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सॉल्ट लेंगे। ठीक है, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट का क्या मतलब है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बनाओ। तो ये कौन से सॉल्ट परफॉर्म करते हैं, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, वैसे तो न्यूट्रल ही होंगे पर ठीक है, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट जो किससे मिलके बने हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बने। ठीक है, ये जो स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है ये किससे मिलके बने हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बने। अच्छा जरा स्ट्रॉन्ग सॉल्ट का एग्जांपल तो हमें पता होना चाहिए, है ना, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट का एग्जाम्पल हमको पता होना चाहिए कि नहीं चाहिए, यस डेफिनेटली हमको पता होना चाहिए। जैसे कि NaCl NaCl, फिर इसके बाद हमारा आ जाएगा NaBr, है ना, ये दोनों के दोनों कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है। KBr, KCl2, बहुत सारे सॉल्ट है भाई, ये CaCl2, है ना, तो ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग सॉल्ट की कैटेगरी में आ रहे हैं। इनका पीएच जो है रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, इनके पीएच में ऐसा कोई चेंज नहीं आएगा, पीएच रिमेन कांस्टेंट, दिख रहा है ना, हाँ यहाँ पे मेंशन करो पीएच रिमेन कांस्टेंट, पीएच रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, यस दिख रहा है, पीएच जो है यहाँ पे वो कांस्टेंट रहेगा। लेकिन अगर हम हाइड्रोलिसिस के बारे में बात करते हैं तो वीक सॉल्ट जो होते हैं ये हाइड्रोलिसिस शो करते हैं। ठीक है, वीक सॉल्ट जो होते हैं वो हाइड्रोलिसिस शो करते हैं। ठीक है, अब दिख रहा होगा, है ना, ओके चलिए, तो यहां पे मैंने क्या बताया, जो वीक सॉल्ट होते हैं, वीक सॉल्ट किससे मिलके बना होगा, वीक सॉल्ट वीक एसिड प्लस वीक बेस, वीक एसिड प्लस वीक बेस से मिलके हमारा वीक सॉल्ट बना होगा। जैसे कि यहां पे हमारा वीक एसिड क्या हो जाएगा भाई, आई मीन वीक सॉल्ट हमारा क्या होगा, अभी हमने लिखा था ना CH3 COO, ये NaCl Na, ये हमारा स्ट्रॉन्ग सॉल्ट की कैटेगरी में आएगा कि वीक सॉल्ट की कैटेगरी में आ जाएगा, ये हमारा वीक सॉल्ट की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तो ये हमारे इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, राइट। अब स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, ये स्ट्रॉन्ग बेस, इन सब से मिलके हमें किस टाइप का सॉल्ट मिलेगा, उसका पीएच क्या होगा, इसके बारे में जरा बात कर लेते हैं। ठीक है, चलो अगर हमने स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस ले लिया है ना, तो उसका सॉल्ट कैसा बनेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस हमने यहां पे वीक बेस ले लिया, है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, तो स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस का जो हमें सॉल्ट मिलेगा वो क्या हो जाएगा, NH4Cl, यानी कि ये हमारा एसिडिक सॉल्ट है। कैसा सॉल्ट है ये, एसिडिक सॉल्ट है। जब हम इस सॉल्ट को पानी के अंदर डालेंगे तो ये बन जाएगा हमारा NH4 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। फर्दर इसका रिएक्शन हमने वाटर के साथ कराया, वाटर का डिसोसिएशन हो जाएगा OH नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। ओवरऑल रिएक्शन की अगर हम बात करें तो हम बोलेंगे जब NH4Cl रिएक्ट करता है पानी के साथ तो हमारा क्या बना देगा, NH4OH नेगेटिव प्लस साथ ही साथ HCl। ठीक है, तो अब देख लो NH4OH प्लस HCl, NH4OH इज अ वीक बेस एंड HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। ये हमारा वीक बेस है, ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है। वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलके हमारा ये सॉल्ट बना है। तो सॉल्ट का पीएच कैसा होगा, यस
सॉल्ट का हमारा पीएच कैसा हो जाएगा, इज लेस देन 7, क्योंकि एसिडिक सॉल्ट बना है। ये हमारा सॉल्ट कैसा है, NH4Cl इज एसिडिक सॉल्ट, तो इसका पीएच जो है वो लेस देन 7 हो जाएगा। क्लियर, इसका पीएच जो है वो लेस देन 7 हो जाएगा। नाउ सेकेंड, अगर हमने वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया, तब वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में बात करते हैं। वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, तो इसका सॉल्ट हमारे पास क्या है, CH3COONA। चलो इसको लिखते हैं जरा। सो CH3COONA का जब डिसोसिएशन होगा तो ये बन जाएगा CH3COO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव। पानी के साथ इसका रिएक्शन कराओ, पानी के साथ रिएक्शन करने पे ये बना देगा H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। ओवरऑल रिएक्शन की अगर हम बात करें, so when CH3COONA react with water, ठीक है, तो it will form CH3COOH plus NaOH, जहां पे NaOH जो है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है। ये हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है और ये हमारा वीक एसिड है, तो इसका एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, है ना, ये तो हमारा क्या हो जाएगा, नहीं, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो सॉल्ट कैसा बनेगा, ये हमारा बेसिक सॉल्ट बनेगा और इसका पीएच हो जाएगा मोर देन 7। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा बेसिक सॉल्ट CH3COONA is basic salt and इसका pH is greater than 7, इसका pH is greater than 7। ठीक, अगर हम दोनों के दोनों वीक ले ले, ठीक है, अगर जो हम दोनों के दोनों वीक ले ले, वीक एसिड ले ले एंड वीक बेस ले ले, तब क्या होगा, इसके बारे में बात कर लेते हैं। वीक एसिड एंड वीक बेस लेंगे तब क्या होगा, इसके बारे में बात करते हैं। नाउ थर्ड इज वीक एसिड प्लस वीक बेस। ठीक है, वीक एसिड प्लस वीक बेस, इसका जो सॉल्ट बनेगा वो क्या हो जाएगा, CH3COONH4। ठीक है, CH3COONH4 ये वीक एसिड एंड वीक बेस का सॉल्ट है। ठीक, चलो CH3COONH4 का डिसोसिएशन हो जाएगा CH3COO नेगेटिव प्लस NH4 पॉजिटिव में। अगेन जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, सो H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। ओवरऑल रिएक्शन इज CH3COO NH4 प्लस वाटर और CH3COOH प्लस NH4OH, यानी कि ये हमारा वीक एसिड एंड वीक बेस से मिलके बना है। पता चल गया हमको कि इसमें हमारा वीक एसिड एंड वीक बेस क्या है, यस, वीक एसिड एंड वीक बेस। चलो ठीक है, इतना हमको पता है कि हाँ एक वीक एसिड है, एक वीक बेस है। नाउ द क्वेश्चन इज कि हमको कैसे पता चलेगा कि भाई वीक में भी कौन कितना वीक है एंड कौन कितना स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, हमें पीएच के बारे में कैसे पता चलेगा, तो इसका पीएच आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए आपको Ka pKa के बारे में पता होना चाहिए। तो इसके लिए आप पहले Ka निकालेंगे, इसके लिए आप Kb निकालेंगे, फिर आप इससे इसका pKa कैलकुलेट करेंगे एंड इसका pKb कैलकुलेट करेंगे और इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे 7 प्लस हाफ Ka माइनस Kb। ठीक है, 7 प्लस हाफ Ka माइनस Kb। ठीक है, तो जो भी आपका नॉट Ka pK निकाला था ना, pKa, रुको, pKa माइनस pKb। तो अगर जो pKb की वैल्यू बड़ी है तो
पूरी की पूरी जो वैल्यू आएगी वो 7 से कम हो जाएगी, और अगर Ka की वैल्यू ज्यादा है तो पूरी की पूरी जो वैल्यू होगी वो 7 से ज्यादा हो जाएगी. सो इफ Pk इज ग्रेटर देन Pkb, अगर Pka की वैल्यू Pkb से ज्यादा आती है तो क्या हो जाएगा, Pka की वैल्यू ज्यादा है ना, Pka की वैल्यू ज्यादा है तो 7 प्लस समथिंग मतलब वो बेसिक हो जाएगा, मतलब वो कैसा हो जाएगा बेटा, बेसिक हो जाएगा. एंड इफ Pk is smaller than Pkb, तो ये हमारा एसिडिक हो जाएगा. लेट्स सपोज कि ज्यादा है तो वैल्यू नेगेटिव में आएगी, 7 माइनस समथिंग, तो वो अपने आप एसिडिक में चला जाएगा अकॉर्डिंग टू पीएच स्केल. ठीक, तो इस तरीके से हम पीएच कैलकुलेट करेंगे इन सॉल्ट्स का जो अलग अलग एसिड एंड अलग अलग बेसिस से मिलके बना हुआ है. नाउ इसके बाद आता है हमारा बफर सोल्यूशन. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, बट बफर सोल्यूशन को अब हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे एंड पूरी कोशिश है कि नेक्स्ट क्लास में हमारा ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश, यानी कि लेक्चर नंबर 12 में. सो आज के लिए इतना ही. अब हमारी मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए पढ़ते रहिए. थैंक यू सो मच.